नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश रक्षाबंधन, ग्रहण और सूतक, और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस खास अंक में हम बात करेंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया क्यों है। बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे जीवन पर, हमारी राशियों पर, और अगर ग्रहण इतना ही खतरनाक है तो कैसे इससे निपटेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। लेकिन जो कि मुख्य बात रक्षाबंधन की है, ये ग्रहण भी रक्षाबंधन का है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि रक्षाबंधन का आखिर महत्व क्या है, पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में, पौराणिक महत्व क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने के लिए और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, उस पवित्र धागे को रक्षाबंधन कहते हैं। जो बांधता है, जो बहनें बांधती हैं, उनको रक्षा का वचन मिलता है, और जिसको बांधा जाता है वो रक्षाबंधन, वो धागा, वो मंत्र के साथ, भाव के साथ बांधा जाता है, तो जो उसको धारण करता है उसकी भी रक्षा होती है। दोनों की रक्षा होती है, बांधने वाले की और बंधवाने वाले की। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले देवासुर संग्राम के समय में जब देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ, तो देवराज इंद्र की रक्षा के लिए और उनके विजय के लिए उनकी पत्नी ने पहली बार उनको रक्षा सूत्र बांधा था, और देवराज इंद्र विजय भी हुए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया बात पति पत्नी से भाई बहन तक कैसे पहुंच गई। पहुंची ऐसे कि महाभारत काल में जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, हाथ कट गया उनका, और जब हाथ कट गया तो वहां पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी मौजूद थी। उन्होंने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण को बांध दिया, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की रक्षा की। उनके हाथ से खून निकल रहा था। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह वचन दिया कि जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हम सब जानते हैं कि चीर हरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। तो चूंकि कृष्ण का प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर बहुत ज्यादा है, कृष्ण हमारे देवता हैं, हमारी आत्मा में बसते हैं, इसलिए परंपरा वहां से शुरू हो गई कि भाई बहन के बीच का पर्व हो गया रक्षाबंधन। जबकि वाकई में देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो रक्षा सूत्र कोई भी बांध सकता है, रक्षा करने के लिए और करवाने के लिए। लेकिन कृष्ण का प्रभाव होने की वजह से यह मूलतः भाई बहन का त्योहार हो गया, और इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा भी शुरू हो गई। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण होते थे, वेद पाठी होते थे, जो विद्वान होते थे, अपने यजमानों को राखी बांधते थे मंत्रों के साथ, और उनकी मंगल कामना करते थे कि उनके यजमानों की उम्र लंबी हो, वो दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें, उन्हें जीवन में कोई दिक्कत न हो। प्राचीन काल में ब्राह्मण भी ऐसा करते थे, और अभी भी बहुत सारे जगहों पर जो ब्राह्मण होते हैं अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 7 अगस्त को मनाया जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि लोग कह रहे हैं कि उस दिन भद्रा भी है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। इसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम मौजूद हैं। उन भ्रमों का निवारण भी हम करेंगे अपने कार्यक्रम में, और आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण और भद्रा के बावजूद रक्षा सूत्र बांधने का समय क्या होगा। अब रक्षाबंधन का पूरा मामला आपने समझ लिया, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, सामाजिक मान्यता क्या है। अब ये जानते हैं कि रक्षा सूत्र धारण करने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। साइंस क्या कहता है इस बारे में और आध्यात्म क्या कहता है इस बारे में। देखिए, रक्षा सूत्र आम तौर पर कलाई में पहना जाता है, कलाई में धारण करते हैं। और अगर हम जानें तो कलाई में जो नाड़ियां होती हैं, यहां पर कफ, वात और पित्त की तीनों नाड़ियां आकर के कलाई में मिलती हैं। जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इससे कफ, वात और पित्त संतुलित होता है, बैलेंस होता है। रक्षा सूत्र को कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे एक मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामि रक्षे माचल माचलः। बहुत सारे मंत्र हैं जिनके साथ रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। अब चूंकि मंत्र के साथ, भावना के साथ बांधा जाता है, इसलिए धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। एक तो कफ, वात और पित्त को बैलेंस करता है, वो बात तो है ही। दूसरा, जब मंत्र के साथ बांधा जाता है तो जो रक्षा सूत्र बंधवाता है उसकी भी रक्षा अवश्य होती है, उसकी रक्षा भी होती रहती है। रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है और ग्रहण का चक्कर क्या है, इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि रक्षा सूत्र धारण करने
या बांधने की सावधानियां क्या हैं? किन सावधानियों का ध्यान रखना है? देखिए, रक्षा सूत्र सूत का बना होना चाहिए। रक्षा सूत्र प्लास्टिक का हो, डेकोरेटिव आइटम्स का हो, यह आवश्यक नहीं है। सूत का बना हुआ रक्षा सूत्र हो तो ज्यादा अच्छा होता है। मंत्रों के साथ बांधना चाहिए इसको। 3 धागे मूलतः रक्षा सूत्र में होने चाहिए, लाल, पीला और सफेद। लाल ब्रह्मा का, पीला विष्णु का, सफेद शिव का, तो त्रिशक्तियों का प्रतीक हो जाता है। नहीं तो कम से कम लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। इस सूत के लाल पीले धागे वाले रक्षा सूत्र को मंत्रों के साथ बांधें। अगर आप लंबा चौड़ा मंत्र नहीं जानते तो जिस भगवान में आपकी श्रद्धा है, मान लिया शिव में श्रद्धा है, तो शिव 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 कह के रक्षा सूत्र बांधिए और बंधवाइए। वैसे तो रक्षा सूत्र को किसी भी दिन पहन सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद आप इसे धारण कर सकते हैं। किसी विद्वान से बंधवा ले, माता से बंधवा ले, बहन से बंधवा ले। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो पूर्णिमा के दिन या रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन भी श्रावण की पूर्णिमा ही है, इसीलिए पूर्णिमा के दिन या रक्षाबंधन के दिन अगर रक्षा सूत्र धारण किया जाए तो यह सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और रक्षा सूत्र बहन के अलावा, बहन से तो बंधवा ही सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व तो भाई बहन का पर्व हो ही गया है, लेकिन रक्षा सूत्र बहन के अलावा अपने गुरु से, किसी विद्वान ब्राह्मण से या किसी शुभ चिंतक से भी बंधवा सकते हैं। वो ज्यादा बेहतर होगा अगर आप बंधवाना चाहें तो। और जो लोग रक्षा सूत्र बंधवाते हैं उनकी कामना यही होती है कि वो सुरक्षित रहें। लाल, पीले और सफेद रंग का बना हुआ रक्षा सूत्र सर्वोत्तम होता है। पहले भी आपको बताया, त्रिशक्तियों का प्रतीक है, इसलिए लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ रक्षा सूत्र हो तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं। अब रक्षा सूत्र जब हाथ में बांध लिए तो उसको हटाएंगे भी, कुछ दिनों में लोग हटा देते हैं। तो जब भी उसे हटाएं या तो जल में प्रवाहित कर दें या तो मिट्टी में दबा दें। इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि मंत्रों के साथ वो धागे बांधे जाते हैं, उसमें मंत्र की शक्ति होती है। इधर उधर फेंकेंगे, किसी के पैरों के नीचे आएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि इसको या तो जल में प्रवाहित कर दें या जमीन खोदकर मिट्टी के अंदर उसको दबा दें, ताकि जो उसकी ऊर्जा है वो सुरक्षित रहे, वो खराब ना हो। तो रक्षाबंधन के साथ बड़ी सारी चीजें हैं, वो सब हम आपको बता रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते कैसे हैं ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई को तिलक लगाया, राखी बांधी, मिठाई खिलाया, उपहार लिया, काम खत्म। एक सिस्टम है उसका। पवित्रता का प्रतीक है ना, भाव का प्रतीक है। बंधन हमेशा कच्चे होते हैं, याद रखिए। अगर बंधन कच्चे नहीं होते तो हर साल बंधन को बांधने की जरूरत ही नहीं होती है। ईश्वर का और आपका बंधन अमूल्य है, कभी नहीं टूटता। और आप कभी ईश्वर के साथ रक्षाबंधन नहीं मनाते, क्योंकि वो अनंत बंधन है, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जो बंधन की जहां बात आ गई ना, जहां धागों की बात आ गई, वहां पर मामला जरा नाजुक हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए रक्षाबंधन का जब पर्व मना रहे हैं, वो धागे रिश्तों को मजबूत करें, इसके लिए उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम का पालन करना होगा। कैसे मनाएंगे रक्षाबंधन का त्योहार, यह समझना भी जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाएंगे। एक बड़ी सी थाल ले लें। थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही और रक्षा सूत्र रखें, साथ में मिठाई भी रखें। पूर्णिमा का दिन है, सफेद मिठाई रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। घी का एक दीपक भी रखिए, और घी के एक दीपक को रखिए जिससे आप अपने भाई की आरती भी कर सकें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, क्योंकि भगवान ही पहले भाई बहन हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही हो भाई भाई। इसीलिए सबसे पहले रक्षा सूत्र, ये थाल, ये पूजा की चीजें भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा के बैठाइए। ईस्ट साइड की तरफ या नॉर्थ साइड की तरफ अपने भाई का चेहरा करके भाई को बैठाइए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर अपने भाई की आरती करें। जब बहनें अपने भाई को तिलक लगा रही हैं, रक्षा सूत्र बांध रही हैं, आरती कर रही हैं, उस समय घर का कोई व्यक्ति अगर शंख ध्वनि करे, शंख बजाए तो बड़ा सुंदर रहेगा।
इसके बाद मिठाई खिला करके अपने भाई की मंगल कामना करें कि भाई की उम्र लंबी हो, भाई का कल्याण हो, भाई जीवन में सफल हो। यह मंगल कामना इसके बाद की जाएगी। रक्षा सूत्र जब बांधा जा रहा है तो उस समय भाई और बहन का सर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बहन अपने सर पे दुपट्टा ले लें, चुनरी ले लें या आंचल का पल्लू ले लें, भाई अपने सर पे रुमाल रख लें। सर खुला हुआ नहीं होगा जब रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, जब ये पर्व मनवाया जा रहा है। और जब भाई रक्षा बंधवा ले, रक्षाबंधन बंधवा ले, उसके बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें चरण छू करके, और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दें। देखिए, वास्तव में जो उपहार भाई को देना चाहिए वो ये है कि वो अपनी बहन को वचन दे कि जब तुम्हें जरूरत होगी मैं उपस्थित रहूंगा। यही उपहार है। प्रतीकात्मक रूप से आप कुछ भी दे दें, पेन दे दें, पैसे दे दें, गाड़ी दे दें, जेवर दे दें, वो प्रतीकात्मक बात है। लेकिन बहन का जो प्रेम है, जो भाव उसने राखी में पिरो के बांधा है, वो उपहार से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए ये मत सोचिए कि हम बहुत महंगा सामान खरीदेंगे वही उपहार होगा। नहीं, आपका वचन, आपका प्रेम जो आपने अपनी बहन के साथ व्यक्त करना है वही मुख्य है। और जो सामान अगर कुछ देना चाहते हैं तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से कर दीजिए। उपहार में ऐसी चीज दीजिए जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले कपड़े बिल्कुल मत दीजिएगा, और कोई खाने की ऐसी चीज मत दीजिएगा जो तीखी हो, जो नमकीन हो। तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ भी ना दें तो बेहतर रहेगा। तो रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे, इसकी महिमा क्या है, रक्षाबंधन का मामला क्या है, ये तमाम जानकारियां दी है आपको। अब आपके लिए एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। 7 अगस्त को रक्षाबंधन है और 7 अगस्त को ही चंद्र ग्रहण भी है। तो ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, किस समय में भाई को राखी बांधी जाएगी, क्या समय होगा। देखिए, 7 अगस्त को सवेरे 11:07 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। ऐसा मानते हैं कि भद्रा में राखी बांधने से भाई को नुकसान होता है, बहन का संबंध खराब हो जाता है भाई के साथ। इसीलिए भद्रा में तो राखी बिल्कुल नहीं बांधेंगे। 7 अगस्त को सवेरे 11:07 तक भद्रा रहेगी। दोपहर 1:50 से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। चंद्र ग्रहण रात को लग रहा है, उसके 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है मोटे तौर पे। तो 1:50 से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। इसलिए इस बार रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाएगा वो सुबह के 11:07 से दोपहर के 1:50 के बीच में मना लिया जाएगा। प्रातः 11:07 से दोपहर के 1:50 के बीच में आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, भाई राखी बंधवा सकते हैं और रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। यही समय होगा, न इसके पहले, 11:07 के पहले नहीं और 1:50 के बाद नहीं। इसी समय में राखी बांधना हर लिहाज से उत्तम होगा। इसी समय में अगर राखी बांधी जाए तो रक्षाबंधन बांधने के परिणाम बहुत शुभ रहेंगे। तो रक्षाबंधन का पर्व वो पर्व है जिसमें भाई बहन का संबंध प्रबल होता है, मजबूत होता है। रक्षाबंधन का पर्व वो पर्व है जिसमें दोनों को रक्षा का वरदान मिलता है। सावन का अंतिम दिन होता है और पूर्णिमा की तिथि होती है। इसीलिए इस समय की गई मनोकामनाएं और इस समय की गई प्रार्थनाएं निश्चित रूप से सफल होती हैं, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन पर बहनों को अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। अब उसमें एक सवाल यही है कि अगर आप मंत्र नहीं जानती हैं तो किस मंत्र से भाई को राखी बांधें। ऐसी दशा में जिस भी भगवान का आपको स्मरण करना है या जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसका नाम ले लें। शिव 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 कह लें, कृष्ण 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 कह लें, राम 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 कह लें। जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उनका नाम लेकर आप अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधिए और भाई की रक्षा की कामना करिए। भाई भी आपको उपहार देंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप दोनों के संबंध लगातार बेहतर बने रहेंगे। एक बार आपको फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थाली ले लें, फिर से नोट करें, एक थाली ले लें। थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखिए। सफेद मिठाई हो तो ज्यादा बेहतर होगा। घी का एक दीपक भी रखिए, और घी का दीपक इसलिए रखेंगी ताकि भाई की आरती हो सके।
रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को अर्पित करिए। बिना ईश्वर की कृपा के कोई रक्षा नहीं हो सकती, इसीलिए रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को बैठाएं, आसन पर, पलंग पर, जहां भी बैठाएं। भाई का जो चेहरा होगा वो पूरब की तरफ होगा या उत्तर की तरफ होगा, ईस्ट साइड में होगा या नॉर्थ साइड में होगा। पहले भाई को तिलक लगाइए, फिर रक्षा सूत्र बांधिए और फिर आरती कीजिए। उस समय में अगर घर का कोई भी व्यक्ति शंख बजा दे तो बहुत सुंदर होगा। शंख ध्वनि के साथ भाई का तिलक करना, राखी बांधना, आरती करना बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद मिठाई खिलाकर भाई की मंगल कामना कीजिए कि भाई का जीवन शुभ हो, भाई के जीवन में शुभता आए, भाई की रक्षा हो। रक्षा सूत्र बंधने के समय भाई और बहन का सर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों अपना अपना सर ढक लें। बहन चाहे तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से ढक ले, भाई चाहे तो रुमाल रख ले। रक्षा बंधवाने के बाद भाई को अपने माता से, पिता से और गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके बाद यथाशक्ति जो आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बहन को उपहार देना चाहिए। लेकिन उपहार में ऐसी चीज मत दीजिए जो अच्छी ना हो, जैसे काली चीज मत दीजिए। काले रंग की चीजें देना ठीक नहीं होता। और खाने की कोई चीज दे रहे हैं तो वो चीज तीखी नहीं होगी और वो चीज नमकीन भी नहीं होगी। ऐसी चीज आप अपने बहन को दे सकते हैं जो काली ना हो और तीखी या नमकीन ना हो, ताकि रिश्ते बेहतर बने रहें, रिश्ते मधुर दिखाई दें। तो रक्षाबंधन का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन रक्षाबंधन पर इस बार चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण काफी ताकतवर है, काफी शक्तिशाली है, जिसका असर हम सबकी राशियों पर पड़ने वाला है। क्या है चंद्र ग्रहण का पूरा मामला, किस राशि के लिए फायदे का सवाल है और किस राशि का हाल बेहाल है, ये तमाम बातें बताएंगे आपको एक छोटे कि रक्षाबंधन के पर्व की महिमा क्या है और रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, ताकि सही समय पर राखी बांधकर इस पर्व का फायदा उठाया जा सके। अब बात करेंगे एक बड़े इवेंट की। रक्षाबंधन इस बार चंद्र ग्रहण के साथ जीवन में आ रहा है। पूर्णिमा की तिथि और चंद्रमा का ग्रहण जीवन में भूकंप ला सकता है। चंद्र ग्रहण इतना शक्तिशाली है कि यह जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है, जिसका बहुत ध्यान रखना होगा। तो क्या है चंद्र ग्रहण का पूरा मामला, किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अगर चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं है, आपके लिए मंगलकारी नहीं है, तो किन उपायों से आप चंद्र ग्रहण का प्रभाव समाप्त कर पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण किस राशि में लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण की अवधि क्या है, यह पूरा मामला क्या है। तो चलिए रक्षाबंधन के बाद अब चंद्र ग्रहण की महिमा भी समझ लीजिए, लेकिन सबसे पहले जानिए कि चंद्र ग्रहण का समय इस बार क्या है। देखिए, चंद्र ग्रहण 7 अगस्त को है। 7 अगस्त को पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। एक नियम है, एक सिस्टम है। तो चंद्र ग्रहण 7 अगस्त को है। इसके सूतक का जो आरंभ है वो 9 घंटे पहले हो जाता है। इसके लिए इसके सूतक का आरंभ दोपहर के 1:50 से हो जाएगा और सूतक का आरंभ होने के साथ मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, भौतिक कार्य बंद हो जाते हैं। सूतक का समय शुरू होने से सारे शुभ कार्यों को बंद कर दिया जाता है। ग्रहण काल की जो शुरुआत है वो टेक्निकली रात में 9:20 से होगी। 9:20 से ग्रहण काल की शुरुआत हो जाएगी अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से देखें तो। और ग्रहण सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा, कंप्लीट होगा, चरम सीमा पर होगा मध्य रात्रि में 11:50 पर। और ग्रहण की जो समाप्ति होगी वो रात में 2:20 पे होगी, यानी 7 और 8 की दरमियानी रात होगी। 7 तारीख को शुरू होगा और 8 तारीख अगर अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो 8 तारीख को अर्ली मॉर्निंग भोर में 2:20 पे ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी 7 तारीख को लेट नाइट 12 बजे के बाद 2:20 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। तो ग्रहण बहुत शक्तिशाली है और शक्तिशाली इसलिए भी है क्योंकि यह भारत में दिखाई देगा। जब कोई ग्रहण अपने देश में ना दिखे, स्थान पे ना दिखे, तो उसके लिए किसी नियम कानून को मानने की जरूरत नहीं होती है, वो आएगा और जाएगा। हाँ, ग्रहों का उपाय कर सकते हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन उस ग्रहण के साथ कोई नियम नहीं होता कि सूतक का नियम क्या है, इसका नियम क्या है, वो सब नहीं होता। लेकिन ये ग्रहण भारत में दृश्य है, भारत में दिखेगा और अगर भारत में दिखेगा तो भारत में इसके सूतक के नियम, इसकी सावधानियां लागू होंगी। वो सावधानियां क्या हैं?
बात करेंगे इस पर, लेकिन इसके पहले जानते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये जो ग्रहण है 7 अगस्त को लग रहा है, ये ग्रहण लग रहा है मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में। अब इसमें खास बात क्या है, एक तो तिथि है पूर्णिमा की, उसका स्वामी चंद्रमा, दिन है सोमवार का, उसका स्वामी चंद्रमा, महीना है सावन का, उसका स्वामी भी चंद्रमा, वर्षा ऋतु है ना, उसका मालिक भी चंद्रमा, और श्रवण नक्षत्र है, इसका स्वामी भी चंद्रमा। यानी हर तरह से चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है, और इतना ज्यादा चंद्रमा की प्रधानता होने की वजह से यह ग्रहण पूरी तौर से चंद्र प्रधान ग्रहण है। चंद्रमा इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जब चंद्रमा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो ग्रहण का प्रभाव 1000 गुना ज्यादा होगा। तिथि भी चंद्रमा की, दिन भी चंद्रमा का, नक्षत्र भी चंद्रमा का, और चंद्रमा तो खैर परेशान रहेगा ही, ग्रहण लगेगा उसके ऊपर। तो चंद्र प्रधान ग्रहण है और बहुत शक्तिशाली ग्रहण है। इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक असर जो ग्रह डालता है उसे चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह तो है, लेकिन पृथ्वी का जो 2/3 जल का हिस्सा है उसको जो ग्रह प्रभावित कर रहा है, उठा के ऊपर नीचे फेंक दे रहा है, वो चंद्रमा है। आपके जीवन को भी 70% जो ग्रह प्रभावित कर रहा है वो चंद्रमा है। आपके शरीर का 2/3 हिस्सा, 70% हिस्सा पानी है, चंद्रमा का ही मामला है वो। इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा देश दुनिया पर भी और व्यक्तियों के ऊपर भी। और ग्रहण के दिन से 7 अगस्त से अगले 15 दिन तक, यानी 22-23 अगस्त तक इसका प्रभाव दिखाई देगा। 15 दिनों तक इस चंद्र ग्रहण का असर आपको अपने जीवन में दिखाई देगा, काफी प्रबल रूप से। कैसे दिखेगा, किस राशि को क्या दिखेगा, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव लगभग अगले 15 दिनों तक बना रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में, एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक, आर्कटिक व अंटार्कटिका के ज्यादातर भागों में दिखाई देगा। अब दुनिया के इतने हिस्सों को प्रभावित कर रहा है चंद्रमा, ग्रहण के मायने से भारत है, इसलिए भारत पर इसका असर जबरदस्त पड़ता हुआ दिखाई देगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी और इंडिविजुअली भी, व्यक्ति के हिसाब से भी। लेकिन जहां पर दिखाई नहीं देगा वहां पर किसी प्रकार का नियम मानने की जरूरत नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की वर्जना भी नहीं है। लेकिन जहां पर दिखाई देगा वहां पर ग्रहण की सावधानियों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रहण दिखेगा तो यह प्रभावित भी करेगा, ज्यादा प्रभावित करेगा, और उसकी ज्यादा सावधानियों का आपको पालन करना जरूरी होगा। अब यह समझते हैं कि ग्रहण काल के दौरान क्या करें, क्या ना करें, क्या सावधानियां रखें, क्योंकि इसको लेके लोगों के मन में बड़ी सारी आशंकाएं होती हैं। ग्रहण में ये ना करो, ग्रहण में टॉयलेट मत जाओ, ग्रहण में सांस न लो, ऐसा हो जाएगा, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, बहुत सारी बातें हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विज्ञान क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, वो भी जान लीजिए। देखिए, इस काल में प्रयास करना चाहिए कि आप कोई ठोस आहार ग्रहण मत कीजिए। कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा इंटरकनेक्टेड है ना, तो पाचन तंत्र थोड़ा वीक होता है। सूर्य चंद्रमा के आमने सामने एक सीध में आने से क्या होता है कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसी दशा में ठोस आहार ग्रहण करने से हो सकता है पेट में गड़बड़ी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि कोई ठोस आहार ग्रहण ना करें। पानी पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, वो भी उसमें तुलसी के पत्ते डाल के लें ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। जो मुख्य बात है वो ये है कि ग्रहण के समय में ईश्वर के जिस भी स्वरूप की उपासना करते हैं ना, उनकी उपासना जरूर कीजिएगा। ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्रहण का मतलब होता है ईश्वर उस समय में आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन पे ग्रहण लग जाएगा, नहीं, ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण करेगा, आपकी समस्याओं को स्वीकार करेगा और आपको मुक्ति देगा। इसीलिए इस समय में आकाश के द्वार खुल जाते हैं। आध्यात्म कहता है कि ग्रहण के समय में सूर्य और चंद्रमा स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में अगर कोई साधना करता है, मंत्र जप करता है, पूजा उपासना करता है, तो वो निश्चित रूप से सफल होती है। अन्यथा इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन कर लीजिए। अगर आप मंत्र जप नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, तो भगवान का नाम लेना भी बहुत है। भगवान के नाम का भजन कीर्तन करिए, वो भी बहुत अच्छा होगा।
और ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद स्नान कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। रात में 2:20 पे ग्रहण समाप्त होगा, संभव हो तो नहा लीजिए, वरना हाथ पैर धोकर अपने वस्त्र बदल लीजिए और ये संकल्प लीजिए कि ग्रहण के अगले दिन 7 तारीख को ग्रहण है तो 8 तारीख को सुबह सुबह मैं कुछ ना कुछ दान करूंगा। दान बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्नान, दान और ध्यान, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दान मैं करूंगा, चावल का, चीनी का, दूध का, सफेद चीज का मैं दान करूंगा, इसका संकल्प लीजिए। और अगले दिन प्रातःकाल उठकर किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को जो आपने संकल्प लिया था कि मैं ये दान करूंगा, वो चीज दान कर दीजिए। ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को बहुत डराया जाता है कि ग्रहण मत देखना, तुम्हारे बच्चे को ये हो जाएगा, ग्रहण मत देखना, तुमको ये हो जाएगा। देखिए, ऐसा होता नहीं है। विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ग्रहण काल में कुछ होने से बच्चे पे असर पड़ता है। असर कैसे पड़ता है? जो माँ है ना, जब वो अपने मन में ये सोच लेती है कि मुझे हो जाएगा कुछ या मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो उसका मन बच्चे के मन से जुड़ा हुआ है ना, बच्चा उसके गर्भ में है, बच्चे का अपना कोई मन नहीं है, माँ का ही तो मन है बच्चे का मन। इसलिए जब माँ ये सोच लेती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, मैंने ग्रहण देख लिया है, तो उसके मन की वजह से उसके बच्चे पे असर पड़ता है। अगर माँ ये सोचे कुछ नहीं होगा तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, एक नहीं 100 ग्रहण देख लो। लेकिन महिलाएं सोचती हैं कि मैं गर्भवती हूं, मैं ग्रहण को देखूंगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को, मुझे, और वो सोच की वजह से उनके बच्चे को होने की संभावना बन जाती है, अन्यथा ऐसा होता ही नहीं। इसलिए गर्भवती महिलाएं डरती हैं, सो प्रॉब्लम होती है, ना डरें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मन में कोई विचार ना आए, इसके लिए ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। लेट के करें, बैठ के करें, सोएंगी नहीं, लेकिन ग्रहण काल में भगवान कृष्ण की उपासना करें, बहुत सुंदर रहेगा। बता दूं मैं कि ग्रहण के जो नियम हैं, ये बीमारों पर, वृद्ध पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। वही बेहतर है कि बीमारों पर, बच्चों पर लागू नहीं होते। वो छोटे हैं, वृद्ध हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए उनके ऊपर लागू नहीं होते। इस बात का ध्यान रखिए। अब ये जानते हैं कि इस ग्रहण का देश पर और जनता पर क्या असर पड़ेगा। लोगों में विद्वेष बढ़ेगा, लोगों में झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाइयां बढ़ेंगी, पड़ोसी देशों से तनाव होगा, महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ेगी 15 दिन में। और जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहां पर आपदा आ सकती है, भूकंप आ सकता है, भूमिस्खलन हो सकता है, चक्रवात आ सकता है या जल से भारी समस्या हो सकती है। कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनती है और आप देखेंगे कि ग्रहण के बाद के जो अगले 15 दिन हैं उसमें शेयर बाजार में और कीमती धातुओं के मूल्य में भी, सोने चांदी के दाम में भी बड़े परिवर्तन की संभावना बनेगी। काफी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब ये जानते हैं कि किस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के करियर में बदलाव के योग हैं, लेकिन विवादों से बचिएगा अगले 15 दिनों तक। वृष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, रिश्तों को संभालिए, रिश्ते छूट न जाएं। मिथुन राशि, दुर्घटना से बचना है 15 दिनों तक और कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा। कर्क राशि, कैंसर, वैवाहिक जीवन में, साझेदारी में और कारोबार में ध्यान रखेंगे। सिंह राशि, धन के लेन देन में सावधानी रखेंगे, करियर में हालांकि लाभ हो सकता है। कन्या राशि, संतान पक्ष का विशेष ध्यान रखेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। तुला राशि, मुकदमेबाजी से बचाव करेंगे, संपत्ति के विवादों से दूर रहेंगे। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ा बदलाव तो हो रहा है लेकिन अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। धनु राशि, आंखों का बहुत ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपयश से बचाव करें। कुंभ राशि, इस समय 15 दिनों तक यात्राओं से बचें और वाहन चलाने में सावधानी रखें। मीन राशि, अपने पेट का बहुत ख्याल रखें और धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं है, दिक्कत तलब है, तो क्या उपाय करें जिससे ग्रहण में समस्या ना हो, इसकी वजह से ना हो। छोटा सा उपाय करिए। ग्रहण वाले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और भगवान शिव के सामने बैठ जाइए। एक घी का दीपक जला लीजिए
और भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए या ओम चंद्रशेखराय नमः का 108 बार जप कर लीजिए और पूजा के बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना कीजिए। ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ग्रहण काल में ही अगर आप ये काम कर लें तो ग्रहण आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो तेज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज के साथ। नमस्कार।